हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जियोग्राफी एकेडमी। तो आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं अपने लेक्चर सीरीज़ में। इस लेक्चर सीरीज़ में हम जो भी रिसोर्सेज हम पढ़ रहे थे, जब मैंने पहले पार्ट में पढ़ा रखा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स कितने होते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जा कर के वहाँ पे विज़िट कीजिए और उसको एक बार समझ लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिएगा। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से हुआ है। दूसरा हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज की प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। बेसिकली उसमें भी हम देखेंगे कि इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। और फिर बाकी के जो अदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम देखेंगे, एजेंडा 21 देखेंगे। फिर हम पढ़ने वाले लैंड के बारे में। लैंड को जो भी डिग्रेडेशन है, लैंड का कंजर्वेशन मेथड्स हैं, उसको पढ़ेंगे। सॉइल्स के बारे में देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में कवर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा और समझना होगा कि जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया गया कि आज हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना पड़ा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जो रिसोर्स होता है वो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर हम आगे समझें तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी ह्यूमन के लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है, यानी कि उसको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का लाइफ चाहिए, तो उसके लिए भी रिसोर्सेज काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। यानी कि रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ये समझें कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया, तो जो एंसेस्टर्स थे उनका ये मानना था कि जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो भी इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, बिन रिसोर्सेज का अनप्लान्ड यूज़ कर रहे हो, बिना मतलब के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज करते जा रहे हो आप। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब हमारे एंसेस्टर्स रिसोर्सेज का बिना मतलब के यूज़ कर रहे थे तो उन्होंने उसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो बेसिकली हमें तीन प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। पहला, ऑब्वियस ही बात है कि जब आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो वो डिप्लेट होने लगेगा। तो पहला प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिला कि जो भी रिसोर्सेज थे उनका डिप्लेशन होने लगा। दूसरा, हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की वजह से जो रिसोर्सेज थे उनके नंबर में कमी आ गई। तो उसकी वजह से जो भी यहाँ पे रिच पर्सन थे उनके पास रिसोर्सेज का एक्मुलेशन होने लगा। क्योंकि मैंने बताया था ना पिछले क्लास में कि रिसोर्सेस इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं अपने पास, बट हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं आएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जिनके पास पैसा थे तो उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज को एकुमुलेट करने लगे अपने पास। तो उसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी थी वो टू पार्ट में बट गई, हैव एंड हैव नॉट। तो जो हैव सेक्शन है उसको हम कहते हैं रिच, और जो हैव नॉट सेक्शन है उसको हम कहते हैं पुअर। तीसरा प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिला कि रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने की वजह से जो यहाँ पे इन्वायरमेंट थे उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि यहाँ पे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें देखने को मिलता। और इसमें क्या हुआ, हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, साथ ही साथ ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा है, और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह हमें फेस करने को मिल रहा है। तो इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब रिसोर्सेज को एक प्लान वे में यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। तो हम उसको किस तरीके से प्लान वे में यूज़ करेंगे, तो उसी को एक प्लान वे में यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मिला है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाने से पहले हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि अभी मैंने आपको क्या क्या यहाँ पे बताया। देखिए, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, जैसे मैंने कहा कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन के लाइफ के लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए वाइटल रोल प्ले करते हैं और ह्यूमन के लाइफ के क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनका ये मानना था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड होते हैं। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। पहला, रिसोर्सेज का डिप्लेशन होना। दूसरा, रिसोर्सेज का एक्यूमुलेट होना इन फ्यू हैंड्स, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी थी वो रिच और पुअर यानी कि हैव एंड हैव नॉट में बढ़ गई। तीसरा प्रॉब्लम हमने देखा कि रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन की वजह से यहाँ पे हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिले, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इमोडल पॉल्यूशन। साथ ही साथ यहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करें? अभी तक तो हमने ये देखा कि ये प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बेसिक सा ये है कि जो भी रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हम इस तरीके से करें कि जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े रिसोर्सेज के साथ, और साथ ही साथ उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्स बचा रहे। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब मैं फिर से समझाता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करना कि जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है उनको रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है रिसोर्सेज का यूज़ करते समय कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्स बचा रहे, उसके लिए भी रिसोर्स हमें बचा करके रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे हम बात करें, यहाँ पे ये बताया गया है कि एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अब ये कहाँ से आया? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और उसी में हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम किसी चीज़ को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एक प्लान बनाना होगा। उसी प्लान को बनाने के लिए ग्लोबल लेवल पे सबसे पहली बार यहाँ पे 1992 में एक समिट होता है जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं। और ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था ब्राज़ील में, एक प्लेस है रियो डी जेनेरियो। इस समिट में अप्रोक्स मोर देन 100 जो भी कंट्रीज़ हैं उनके हेड आए थे और उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था जो कि ग्लोबल लेवल का था, जिसमें उन्होंने बात किया था कि वे पीस पे ध्यान रखेंगे, इन्वामेंटल प्रोटेक्शन करेंगे, जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको एक तरीके से सॉल्व करेंगे। और उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए एक एजेंडा को अडॉप्ट किया था जिसको कहा गया एजेंडा 21। अभी एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो वही अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करना ही होगा। और उसी प्लान को हम कभी कभी एजेंडा भी कहते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये तो हो गया एजेंडा के बारे में। अब ये 21 कहाँ से आया? अगर हम इस 21 की बात करें तो अब क्योंकि ये 21st सेंचुरी की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे इसको एजेंडा 21 कहते हैं। एजेंडा 21 का मतलब जो भी हमारा 21st सेंचुरी है उसके लिए हमने क्या प्लान बनाया है कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल
अच्छे से कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। इसलिए यहाँ पे इसको एजेंडा 21 कहा गया है। आगे अगर हम इसमें देखें तो इसमें बताया गया है कि रिसोर्सेज की प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। तो अगर हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग को समझना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम प्लान किस तरीके से, अब क्यों प्लान करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों करेंगे। देखिए, अगर हम इंडिया में ही देखें, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और जो उड़ीसा वाला एरिया है, वहाँ पे हमें बहुत सारे कोल और जो भी मिनरल्स रिसोर्सेज हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अदर स्टेट में हमें बहुत ज़्यादा कोल नहीं देखने को मिलता है। वहीं पे दूसरा एग्जांपल लें तो जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या है, वाटर रिसोर्स है, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राजस्थान। जो राजस्थान है, यहाँ पे हमें विंड और सोलर एनर्जी, मैंने पहले ही बताया था ये, कि यहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये अनइवन है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं, ताकि हम सबका इस्तेमाल एक तरीके से कर पाएँ, ताकि हम जो भी जितने भी स्टेट हैं उनका डेवलपमेंट इक्वल लेवल पे कर पाएँ। अब बात ये आता है कि अगर हम रिसोर्सेज की प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हमने तो देखा कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग स्टेट में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ठीक है रिसोर्सेज का प्लान करेंगे। बट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम किस तरीके से इसको प्लान करेंगे। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहला हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि हम ये देखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी जो कंट्री में रीजन है वहाँ पे हम रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका इन्वेंट्री करेंगे, उसको सर्वे करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा रिसोर्स किस एरिया में पाया जा रहा है और कितने क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी कितनी है। दूसरा स्टेप ये है कि हम देखेंगे कि जो भी हमने सर्वे वगैरह कर लिया, देख लिया कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, तो अब हम एक प्लान बनाएंगे कि हम उस रिसोर्स को किस तरीके से कैसे एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए कितना स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सब हम प्लान करेंगे। और तीसरा जो स्टेज है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हमने प्लान बनाया है वो प्लान क्या हमारे ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हम 3 स्टेप को इस्तेमाल करते हैं। पहला हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्वे करेंगे और सर्वे करके हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को ये देख लेंगे कि वो जो भी रिसोर्सेज है कहाँ पे है, कितने अमाउंट में है। फिर हम दूसरा जो स्टेप देखते हैं, हम एक प्लान प्रिपेयर करते हैं। इस प्लान के तहत हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कौन से स्किल का इस्तेमाल करना है, कितने नंबर ऑफ़ वर्क यहाँ पे लेबर और या फिर वर्कफोर्स चाहिए। तीसरा स्टेप हम देखते हैं कि जो भी हमने प्लान बनाया है उसको हम मैच करते हैं अपने कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान से, और अगर वो मैच कर रहा है तो हम उसके साथ चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब हम ये देखते हैं कि इसकी कहानी क्या रही है, हम क्यों ये प्लान कर रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता पड़ गई। तो अगर हम अपने हिस्ट्री में जाएं फिर से तो देखते हैं कि जब भी ब्रिटिश थे यहाँ पे, जिन्होंने हमें कॉलोनी बनाया था, तो उनका जो मेन फोकस था कॉलोनी बनाने का यहाँ पे, वो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन ही था। तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और हमें एक तरीके से जो भी रिसोर्सेज थे हमारे उनको एक्सप्लॉइट करके अपने यहाँ पे ले गए। तो हमारे यहाँ पे क्या हो, क्योंकि वो रिसोर्सेज सारे ले जा रहे हैं उठा करके, तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, रिसोर्सेज डिप्लेट होने लगा। इसीलिए यहाँ पे हम जो रिसोर्सेज की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बचे हुए रिसोर्सेज हैं हम उनका एक इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ कर पाएँ। आगे हम देखेंगे कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ डिप्लेट हो रहा है तो उसको हमें कंजर्व करके रखना ही पड़ता है। तो जब हम कंजर्वेशन की बात करें
तो ये यहाँ पे बताया गया है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to the socio economic and environmental problems। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इन रिसोर्सेज का डिप्लेशन होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे हमें सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं को हम ओवरकम करने के लिए, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं एट वेरियस लेवल्स। द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, जैसे अगर हम गांधी जी की ही बात करें, गांधी जी तो थे, उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, वो यहाँ पे है भी, ये कहते थे कि देयर इज़ इनफ फॉर एनी बडी नीड बट नॉट फॉर एनी बडी ग्रेड। उनका ये कहना था कि जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम नीड के हिसाब से उसकी आवश्यकता करें तो वो इनफ है, बट अगर हम ग्रीड के हिसाब से उसको यूज़ करें तो वो कम पड़ जाएंगे। जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो भी यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी एक्सप्लाइटेटिव नेचर के पर्सन हैं या फिर जो ग्रीडी पर्सन हैं, जो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, उन्होंने रिसोर्सेज का डिप्लेशन का रूट कॉज माना है। तो सवाल यहाँ से आता भी है कि गांधी जी ने किसको रूट कॉज माना है रिसोर्सेज के डिप्लेशन का। तो हमें ध्यान रखना है कि गांधी जी ने जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो भी यहाँ पे ग्रीडी पर्सन है, उनको रूट कॉज माना है। साथ ही उनका एक और कॉन्सेप्ट था, वो ये कहते थे कि he was against the mass production but he wanted to replace it with the production by masses। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कि जो भी गांधी जी थे वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे, बट वो ये कहते थे कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन है वो मासेस के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे जो एक मास है, इसका मतलब है बड़े लेवल पे। जो ये कह रहे हैं कि ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, यानी कि जो गांधी जी थे वो एक लार्ज एक्सटेंड पे रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करना, उसके खिलाफ थे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे थे कि जो भी रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो मासेस के द्वारा होना चाहिए। अब यहाँ पे मासेस का मतलब है पीपल, पर्सन, लोगों के द्वारा होना चाहिए, न कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज के प्रोडक्शन में पीपल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। तो गांधी जी के बारे में हमें दो चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, उनका ये कहना था कि देयर इज़ इनफ फॉर एनी बडी नीड बट नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड। दूसरा बात, उनकी बात ये ध्यान रखना है कि उन्होंने किस चीज़ को रूट कॉज माना है रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन का या फिर डिप्लेशन का। तो सबसे पहला बात, उन्होंने रूट कॉज माना है जो भी यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जो भी ग्रीडी पर्सन है। इनके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ही वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन बट ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई मासेस। तो इतना उनके बारे में ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं लैंड रिसोर्स की। तो जब लैंड रिसोर्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका, लैंड रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। देखिए, लैंड रिसोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटीज़ हो, वो सारा का सारा एक्टिविटी हम लैंड पे ही करते हैं। जितनी भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम लैंड पे ही करते हैं। चाहे वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारा सेटलमेंट हो, चाहे हम कोई भी अदर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सबके सब लैंड पे ही कर रहे हैं। इसीलिए जो लैंड रिसोर्स है ये एक कह सकते हैं कि ऑटोमोस्ट इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। ऑटोमोस्ट कहने का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ अगर हम देखें कि लैंड क्यों इम्पोर्टेंट है, तो लैंड इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो लैंड है इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो। इसी पे हम जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कोई भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, सारा का सारा एक्टिविटीज़ कहाँ पे करते हैं, लैंड पे ही करते हैं। इसलिए जो लैंड रिसोर्स है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट समस्या ये है कि अब क्योंकि लैंड तो फिक्स है, वो फाइनाइट है, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, और हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम तो पहली ये आएगी कि
हम सेटलमेंट कहाँ पे करेंगे। दूसरा समस्या ये भी आ जाता है कि जो लैंड रिसोर्स है उसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करें कि सारा का सारा जो भी यहाँ पे चीज़ है वो एक बैलेंस वे में हो। जैसे लैंड का हम इस्तेमाल वाइल्ड लाइफ के लिए भी करते हैं, जो भी अदर एक्टिविटीज़ है उस मतलब उसमें भी लैंड पे ही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस लैंड को हम किस तरीके से यूज़ करें कि वो जो लैंड है वो डिग्रेड भी ना हो, उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहे, और हमारा जो आगे आने वाला जनरेशन है उसके लिए भी वो लैंड बचा रह सके। इसलिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि क्योंकि लैंड एक फाइनाइट है, मतलब लैंड जो है फाइनाइट है, तो हमें इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना होगा कि वो डिग्रेड ना हो। तो अब सवाल ये आता है कि लैंड का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं, जिसको हमें पढ़ना है लैंड यूटिलाइजेशन में। बट वहाँ पे आने से पहले हम एक बार बुक को फिर से रीड करके देख लेते हैं कि जो भी मैंने बताया वो सब सही है कि नहीं, ताकि क्लैरिटी भी होना चाहिए था आपको। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जो भी लैंड रिसोर्स है, हम रहते भी इस लैंड पे ही हैं, उसके अलावा जो भी हमारे अदर 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 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इट सपोर्ट्स वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो सब कहाँ पे हम करते हैं, लैंड पे ही करते हैं। और भी आगे हम देखें तो क्योंकि लैंड क्या है, एक फिक्स एसेट है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका इस्तेमाल काफ़ी एक अ, इस तरीके से करना चाहिए कि लैंड जो है वो बचा रह सके, उसकी फर्टिलिटी बची रह सके। अगर हम इंडिया में बात करें कि लैंड का जो जो रिलीफ फीचर है वो किस तरीके से है। देखिए, अगर हम रिलीफ फीचर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी रिलीफ फीचर होते हैं बेसिकली हम उसको तीन क्लासीफाई मतलब तीन पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू। एक माउंटेन होता है, एक प्लेन होता है, और दूसरा प्लेट्यू होता है। अगर हम इंडिया में माउंटेन्स को देखें तो ये अप्रोक्स एरिया को जो भी जो 43% एरिया है वो माउंटेन एरिया है। और अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो जो 43% एरिया है वो प्लेन एरिया है। अगर हम माउंटेन एरिया की बात करें तो 30% जो एरिया है वो माउंटेनियस एरिया है, और बाकी का जो 27% है वो प्लेट्यू एरिया है। एक बार फिर से बता देते हैं, जो 40% एरिया है, 43% वो लैंड एरिया है इंडिया में, और 30% जो एरिया है वो माउंटेनियस एरिया है, और बाकी का जो 27% एरिया है वो प्लेट्यू एरिया है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया में लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया गया है, किन किन तरीक़ों से हम लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जहाँ पे हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं वो है फॉरेस्ट, जो कि बहुत ही बेसिक भी है, क्योंकि फॉरेस्ट को हम देखें तो ये एक बड़ा एरिया भी कवर करता है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वैसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो अब इसको हम सब क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर वो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब या तो वो बैरन लैंड है या फिर वेस्टलैंड है। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसी में देखें तो लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि अगर हम उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे हम उस पर रोड्स बना रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कहीं पे जा कर के बसना, घर बना करके रहना। उसके अलावा हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो जो भी ये अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो आती हैं इस कैटेगरी के अंदर में। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड लैंड का एक टाइप होता है जहाँ पे हम जनरली पूरे वन एग्रीकल्चरल ईयर में कोई भी खेती नहीं करते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं? पहला, परमानेंट पास्चर या फिर ग्रेजिंग लैंड, मतलब कि वहाँ पे लैंड, वैसा लैंड जहाँ पे हम पास्चर करते हैं, यानी कि अपने कैटल्स को ले जाते हैं पास्चरिंग के लिए, ग्रेजिंग कराने के लिए। दूसरा इसमें है कि लैंड अंडर मिसलेनियस यूजेस और ट्री क्रॉप्स ग्रोप्स। तो जो भी अदर ट्री क्रॉप्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं।
तीसरा अगर हम बात करें कि कल्चरेबल वेस्टलैंड, अब ये क्या होता है, ये एक वैसा फैलो लैंड है जहाँ पे पिछले 5 एग्रीकल्चरल सालों तक खेती नहीं किया गया है, तो इसको हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। फैलो लैंड की बात कर रहे थे अभी हम। फैलो लैंड क्या होता है, फैलो में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है करेंट फैलो लैंड और दूसरा होता है अदर देन करेंट फैलो। करेंट फैलो लैंड की बात करें तो वैसा लैंड जहाँ पे पिछले 1 एग्रीकल्चरल ईयर तक कल्टीवेशन नहीं हुआ है उसको करेंट फैलो लैंड कहते हैं। और जब अदर देन करंट की बात करें तो वैसा लैंड जहाँ पे 1 से 5 ईयर तक या फिर 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर तक कोई भी वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। अगर हम बात करें नेट्स ऑन एरिया का, तो नेट्स ऑन एरिया क्या होता है, इसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के टेरिटरी के अंदर में पूरे 1 एग्रीकल्चर ईयर के अंदर में जितने एरिया में कल्टीवेशन किया गया है उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। मान लीजिए ये कंट्री है, इस कंट्री में एक ईयर के अंदर में कितने एरिया में, मान लीजिए कि इतने एरिया में यहाँ पे कल्टीवेशन किया गया है, तो इसी एरिया को हम कहते हैं नेट सोन एरिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो हम ईयर की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल ईयर नहीं है, हम यहाँ पे एग्रीकल्चरल ईयर की बात कर रहे हैं। तो एक फैक्ट भी यहाँ पे याद रखिएगा, ये एग्रीकल्चरल ईयर कब से कब तक का होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चरल ईयर की बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो टाइम पीरियड जुलाई से लेकर के जून के बीच का है उसको हम एग्रीकल्चरल ईयर कहते हैं। और इस एग्रीकल्चरल ईयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपको पता भी होगा, पहला जो पार्ट है उसको हम खरीफ कहते हैं और ये कब से कब तक का होता है, ये होता है जुलाई से अक्टूबर के बीच। और जो दूसरा होता है इसको हम रबी कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो है अक्टूबर टू मार्च। तो ये हमने बात किया एग्रीकल्चरल ईयर के बारे में। तो एक बार फिर से सब कुछ समराइज़ करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। अगर हम फिर से सब कुछ समराइज़ करें तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। फिर हमने बात किया कि रिसोर्सेज की प्लानिंग और इंडिया में उसकी प्लानिंग किस तरीके से हुई है। फिर आज हम आगे हमने देखा कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है। और हमने अभी तक डिस्कस किया है लास्ट में लैंड के बारे में। आगे का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है कि इंडिया में जो लैंड यूज़ का पैटर्न है वो क्या है, हम किस तरीके से इंडिया में लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जब भी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो उसमें बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया है उसको हम कवर करेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।